औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज जो हम करने जा रहे हैं पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू रखते हैं और पिछले लेक्चर्स के बगैर आप इसको यहाँ पर कर नहीं सकते। लिहाजा आपको जो है यहाँ पे पिछला लेक्चर करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यानी ये मौजूदा लेक्चर पार्ट 2 करने के लिए आपको पिछला लेक्चर लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने आयलर मेथड हमने पढ़ा था और आयलर मेथड जो हमारे पास था उसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी वो ये थी हमारे पास, और उसके अंदर एक इनिशियल कंडीशन दी गई थी हमारे पास जो कि ये हमारे पास दी थी, और उसके अलावा उसका इंटरवल जो डिफाइन किया गया था वो ये हमारे पास था, एच की वैल्यू ये थी, और फिर जिसको हमने बताया था कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम जो करने जा रहे हैं यानी कि ये अगर हम तेज़ी के साथ इसको जो है रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद यहाँ पर इसका अल्टरनेट वे बयान किया गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना शुरू किया। इसमें एफ ऑफ एक्स वाई कंसीडर किया और उसके बाद फिर हमने एक आइट्रेशन जो है वो हमने की, ये फार्मूला अप्लाई करके। यानी यहाँ पर हमने जो है ये फार्मूला अप्लाई करके ये आइट्रेशंस हमने की और इसके पॉइंट्स जो से हैं वो हमने फाइंड आउट किए। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था और इसके अंदर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर सूरत हाल पर इधर आ गए थे। यानी यहाँ पर इस तरीके से ये फार्मूले अप्लाई करके हमने वो पॉइंट्स ढूंढे थे जो जिसकी हमें ज़रूरत थी। यानी हम इसके अंदर जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी हम इसके अंदर जो है वहाँ पर इस पॉइंट्स की तरफ आ गए थे, और ये हमारे पास ये फिर उस पॉइंट को हमने ड्रा किया था। यानी हमने इस पॉइंट को जो है यहाँ पर ड्रा किया, जैसा कि ये हमारे पास ड्रा किया, ये पॉइंट ड्रा किए, फिर ये पॉइंट ड्रा किए, और इस तरह हम ये काम करते रहे। अब हम आते हैं जी, इसी तरह बाकी आर्टिशन जो है वो मैंने कर ली थी। आपने जो है यहाँ पर अगर आप इस लेक्चर को लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये वो जो लेक्चर है वो पिछला लेक्चर आयलर मेथड ओडीई स्टैंड फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे किया। फिर आइट्रेशन नंबर हमने 3 की, ये आइट्रेशन नंबर 3 का हमारे पास कोड है जिसको हमने हल किया। आप बेहतर है कि उस लेक्चर को ले लें। और फिर यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो से हैं वो हमारे पास आ गए और ये ग्राफ हमने बनाना शुरू किया। उसके बाद जी अब हमारे पास है आइट्रेशन नंबर 5, 10 हम जो है ये चलते-चलते हम वो पॉइंट्स नोट करते हुए जा रहे हैं और आखिरकार हम जो है ये आइट्रेशन नंबर 6 पर पहुँचे और इसके ग्राफ जो से हैं वो हमने बनाए, यानी कि ग्राफ जो है वो हमने यहाँ पर बना लिया। लेकिन इसके अंदर हमने वो पॉइंट्स जो थे वो नोट करने शुरू किए और वो पेयर की शक्ल में हमने ऐसे लिखे, यानी ये हमारे पास लिखा गया। और साथ हमने कहा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये साथ हमने ये कहा कि जी ये आपके पास ये ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन है, यानी कि ये डी वाई ओ डी एक्स माइनस 2xy का स्केयर के बारे में। अब हम जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद इन पॉइंट्स को ड्रा किया और उसके बाद हमने अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम जो है यहाँ पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज के अंदर हमें जाने के लिए यानी इससे पार्ट 2 जो है वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जी। इसमें आपके पास क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स हम जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम पेजेस पे जाते हैं। ये पेज है जी हमारे पास इसका, ये पॉइंट्स हमारे पास लिखे गए। एक मिनट जी हम जरा कर लें, आपके असल पेज की तरफ आ जाए। हाँ जी, ये देखिए जी आइलर्स मेथड पार्ट 2, यानी यहाँ से हम जो है वो इसको शुरू कर रहे हैं। आइलर्स मेथड टू पार्ट 2 हमारे पास शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जी आपने उसी तरह सवाल हल करना है जिस तरीके से आप पहले हल करते थे, यानी कि आपने इसका जो पिछला पार्ट है उसके मुताबिक हल करना है, और पिछला पार्ट हमने यहाँ तक हल किया था, जो हमने सॉल्व किया था वो यहाँ तक था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका ये हिस्सा हमारे पास करने जा रहे हैं, ये हिस्सा। आल्सो कंप्यूट द एग्जैक्ट सोल्यूशन एंड कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट वैल्यू। अगर एग्जाम के अंदर ये हिस्से के अंदर से ये हिस्सा आपके पास आए तो आपने जो है इसको करना है, अदरवाइज आपने इसको नहीं करना। कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा, यानी कि कंप्यूट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है
तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट वैल्यूज, हम इसको इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं दोनों तरीकों से। यानी एक स्टूडेंट आप यूँ समझ लें कि ऐसा स्टूडेंट बिठा दिया जो डिफरेंशियल क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स को -2xy स्केयर को हल करना जानता है, और वो हमारे पास क्या कहते हैं अप्लाइड मैथ 2 पढ़ के आया है। अप्लाइड मैथ 2 में डिफरेंशियल क्वेश्चंस पढ़ के आया। अब डिफरेंशियल क्वेश्चन जब उसने पढ़ी है, एक वो स्टूडेंट ले लें, एक वो स्टूडेंट ले लें जिसने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है बाय आयलर मेथड से इस डिफरेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। तो हम इसके अंदर ये कहते हैं कि दोनों को बिठा दें और दोनों को जो रिजल्ट्स है बताएं कि दोनों ने क्या क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। ये सवाल है, यानी ये सवाल है जिसने अप्लाइड मैथ में डिफरेंशियल क्वेश्चंस पढ़ी हुई है, वो स्टूडेंट कैसे हल करेगा। जब हम कहते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन से मुराद ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो आपके सेकंड सेमेस्टर में बैठा हुआ है और जिसने डिफरेंशियल क्वेश्चन ही पढ़ी है और न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पढ़ा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकता है और इसको सॉल्व करेगा। और दूसरा स्टूडेंट वो है जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है और उसने आयलर मेथड पढ़ लिया है और आयलर मेथड से वो रिजल्ट निकालता है। तो हम उसे कहते हैं कि जी जो दोनों स्टूडेंट्स को, यानी मैं तीसरा आदमी, मैं एज ए टीचर जिसने अप्लाइड मैथ 2 में डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ी हुई है उसका सवाल का जवाब लेता हूँ, और जिसने जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा और उसने कुछ नहीं पढ़ा सिवाय न्यूमेरिकल एनालिसिस के, उसके सवालों का जवाब लेता हूँ पॉइंट्स का, और दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या एरर जनरेट हुआ है। उसको करने के लिए हम जो है यहाँ पर देखें किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये होता है कि इसमें आप ये लेक्चर लेने से पहले आप इसके अंदर ये नोट लिखा जा रहा है कि जी आप मस्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट यू मस्ट टेक द लेक्चर ऑफ आइलर्स मेथड पार्ट 1, विजिट द यूट्यूब चैनल ताबीर लोधी मैथमेटिक्स, और फिर उसके बाद उसमें प्लेलिस्ट को क्लिक करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस लें, और उसके बाद आइलर्स मेथड वहाँ पे मौजूद है, उसका पार्ट 1 लेना है। और आज जो हम कर रहे हैं वो पार्ट 2 है। जब ये आप कर लेंगे तो तब ये लेक्चर हमारा समझ आएगा, वरना लेक्चर समझ नहीं आएगा। इसको हम जो है इसके लिंक को आइलर मेथड की ODE स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, ODE स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, और इसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह हम दे देंगे। अब हम आते हैं जी इसके जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ, कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या लिखा जाएगा। देखिए जी सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि इसके अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम ये करेंगे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन में ये डिफरेंशियल क्वेश्चन लिखें, यानी ये समझें कि जिसने अप्लाइड मैथ 2 यानी सेकंड सेमेस्टर में, चूंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ी थी, तो आपने और न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड की टेक्निक, उस स्टूडेंट्स को जब हम ये सवाल देते हैं तो वो इसको कैसे हल करेगा। इसके यहाँ पे जो सवाल दिया जाएगा इस जगह पर, वो सवाल हमारे पास क्या कहते हैं मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। बर्नौली हो सकता है, रिड्यूसेबल होमोजीनियस क्वेश्चंस हो सकती हैं आपके पास, और उस लीनियर इन वाई हो सकता है, इस जगह पर लीनियर इन एक्स हो सकता है, यानी लीनियर क्वेश्चंस हो सकती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन हो सकती हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सवाल इधर आएंगे। जो कि सवाल कहाँ से आएगा, जो ये सवाल जो है ये हमें शुरू में दिया गया आयलर मेथड के अंदर। ये सवाल हमारे पास क्या कहते हैं आयलर मेथड के अंदर ये सवाल हमारे पास दिया हुआ था। यानी कहाँ दिया हुआ था जी हमारे पास, इस सवाल को देख लेते हैं जी हमारे पास इस सवाल को। यानी ये कौन सा सवाल हमारे पास है, ये सवाल वो है जो इसने यहाँ पर हमारे पास दिया था। ये है जी वो सवाल जो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये सवाल था इसके अंदर जो हमने शुरू में लिखा था। ये सारा सवाल वही है जो शुरू में लिखा है। यही सवाल को अब जब एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2xy²। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब लिखने के बाद हम यहाँ पर इसका ये देखिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसमें बताया है कि ये किसी भी हमारे पास ये बर्नौली हो सकता है, लीनियर हो सकता है, और उसके बाद एग्जैक्ट हो सकता है ये सवाल यहाँ पर। यानी ये वही है जो हमने न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व किया था। फिलहाल
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, वो टाइप जो आपने पढ़नी है उनमें से कोई हो सकता है, और वो टाइप जो आपने नहीं पढ़ी उनमें से भी एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है। ये हमारे पास ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, और ये हमारे पास उसकी इनिशियल कंडीशंस हैं। हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर वाई स्केयर को दूसरी तरफ ले गए, 1/y², और डी एक्स को दूसरी तरफ मूव किया, और ये सूरत हमारे पास आ गई। आगे हमने इंटीग्रेट किया 1/y² dy और -2x और dx। उसके बाद y-2 हमने किया dy और -2 और उसके बाद x। तो यहाँ पे -1/y हमारे पास आ गया, -1/y। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये एक्स स्केयर किया, टू 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 से कैंसिल हो गया, ये ए कांस्टेंट हो गया। ये इनिशियल कंडीशन वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या कहते हैं, ये यहाँ पुट की हमने। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही आपने वैल्यूज को पुट किया, आपके पास क्या कहते हैं, इसमें ये वैल्यूज हमारे पास आ गई थी। यहाँ पर ये वैल्यूज को हमने x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो हमने पुट किया। जब इन दोनों वैल्यूज को जब हमने इस जगह पर पुट किया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है 1, यानी ये सब, तो ये हमारे पास a की वैल्यू -1 आ गई। a की वैल्यू -1, ये a की वैल्यू -1, फिर हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट इन 1, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। तो हमारे पास जो शक्ल आई वो हमारे पास क्या आई जी, इसके अंदर वो हम देख लेते हैं जी। इसमें ये हमारे पास ये पॉइंट आया जी, यानी वाई ए इज इक्वल टू -1 जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ए इज इक्वल टू -1 हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पे -1 जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये -1 आ गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट में -1/y माइनस इंटू एक्स के प्लस 1, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो वाई 1/x² + 1 एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। किसका आ गया जी हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो ये आया, 1/y हमारे पास लिखा जाएगा। यानी ये हमारे पास जो है इसके अंदर सूरत हाल आई जी। ये दिखा देते हैं जी, आपको यहाँ पर शो कर देते हैं कि आपके पास क्या है जी। ये हमारे पास है जी, इसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास सबसे पहले आई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास इसमें ये आ गया जी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/x² + 1 बाई यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लेंगे। दोबारा सुन लें, वो बर्नौली होगा तो बर्नौली अप्लाई किया जाएगा। अगर वो लीनियर इनएक्स है तो लीनियर अप्लाई किया जाएगा। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस अप्लाई किया जाएगा। अगर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, तो जैसा कि ये सवाल जो था वो हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का था, तो ये हम अप्लाई करेंगे। और अगर स्पेशल टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है वो करेंगे। यानी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था वो सारा यहाँ कुछ अप्लाई होगा। उनमें से कोई एक सवाल यहाँ पे होगा अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास दिया जाएगा। एक चीज, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कोई भी डिफरेंशियल क्वेश्चन दी जा सकती है यहाँ पर सवाल के अंदर। तो इसका जवाब ये है। और क्या हमें दोबारा मेथड अप्लाई करें, सारे रिवाइज करें अपने जो हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन में मेथड पढ़े थे? हमने तकरीबन 6-7 मेथड पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस के हमारे पास हैं, हायर ऑर्डर के नहीं कर रहे हम यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर के कर रहे हैं। तो जो ये आपके पास हमने यहाँ पर किया था, क्या हम सारे रिवाइज करें? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास जो है वो टाइम हो तो ज़रूर करें। अगर टाइम हो तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन का, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है, इसके अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन में आपके पास, यानी जब भी सवाल एग्जैक्ट सॉल्यूशन का आएगा, ये अब कम नंबर का होगा। यानी ये जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे किया है ये बहुत कम नंबर का रह जाएगा, क्योंकि हमारा जो सवाल है, यानी ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने जो किया है, ये समझें कि अगर 10 नंबर का हमारे पास आता है सवाल, कि आपके पास कौन सा सवाल हमारे पास, कि आइलर्स मेथड को आप जो है वहाँ पर आप अप्लाई करें और इससे कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो आप यूँ समझेंगे कंपेयर द रिजल्ट्स
विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी ये हमारे पास आएगा। तो इसमें आप जो है, यानी ये सारा हमारे पास, ये सारा सोल्यूशन, अगर 10 नंबर का सवाल है कि सॉल्व द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द आयलर्स मेथड विद एन गिवन इनिशियल कंडीशंस और कंपेयर द, तो वहां तक तो सवाल जो है 7 नंबर का होगा मिसाल। और यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन की अहमियत इतनी नहीं है, अगर ये सवाल छूट भी जाए तो आप जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यानी ये 2 नंबर का होगा 10 में से, यानी 3 नंबर का होगा 10 में से 3 नंबर। बाकी 7 नंबर जो है वो पार्ट 1 वाले हैं। पार्ट 1 हमारे पास जो है वो उसके हैं, इसके नंबर थोड़े हैं। लेकिन एक्चुअल ऐसा सवाल नहीं आता जिसके अंदर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए जो कि आपकी मुश्किल हो। लेकिन मैं फिर रिवाइज कहूंगा कि अगर आपके पास चांस हो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पर। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि जो पीसीएस के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं, या हमारे पास दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर तो ये आपको ना सारे मेथड जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे वो सारे रिवाइज करके फिर जाने पड़ेंगे अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान दे रहे हैं। अदरवाइज जो है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि ये इस पेपर में जो है हमें इतनी खास जो है वो आपको नहीं, जितना आता है उतना आप कर लें। अब हम आते हैं जी दूसरी पेज की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास क्या सूरत हाल होती है जी। ये देखिए जी, हमारे पास अब नेक्स्ट पेज ये आ गया। इसमें हमारे पास ये देखें जी कि इसमें ये है एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अभी अभी हमने निकाला, यानी हमने जो फाइंड आउट किया है, ये देख लेते हैं जी। हमारे पास हमने जो फाइंड आउट किया है उसके अंदर देखें कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये फाइंड आउट किया है जी हमने इसके अंदर अभी अभी, यानी रिसेंटली जो फाइंड आउट किया है वो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट किया है जी। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसी को हमने आगे लिखा है। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसी को हमने जो है आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख रहे हैं और इससे हम टेबल बना रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर टेबल जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। देखते हैं जी, हमारे पास टेबल के बाद हम ये देखें, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हम ये करते हैं, यानी पहले हम इसके अंदर टेबल बना लेते हैं जी। ये टेबल में ये वैल्यूज, अब हम करेंगे क्या, हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ था सवाल के अंदर, सवाल में जो इंटरवल दिया हुआ था वो हमारे पास कौन सा था, वो था, हमारे पास सवाल के अंदर जो इंटरवल दिया गया था वो हमारे पास था 0 से 0.3 तक। यानी ये हमारे पास था 0 से 0.3 तक, ये इंटरवल था। पहले तो हम एक्स के कॉलम को देखते हैं कि हमारे पास क्या था। 0 से 0.5, 0.1, 0 आइट्रेशन जब हम कर रहे थे, और हमें कहा गया था कि एच की वैल्यू जो है वो 0.05 जो है वो आप रखें और उसके बाद इसके अंदर से वैल्यूज को निकालें। यानी हमें जो है एच की वैल्यू इस तरह दी हुई थी, एच इज इक्वल टू, आगे उसके बाद 0 पॉइंट हमारे पास एक मिनट जी, 0 पॉइंट हमारे पास है जी 0 पॉइंट 0.05, 0.05, सॉरी ये 6 लिखा गया, 0.05, ये हमारे पास पॉइंट जो है वो दिया हुआ था यहाँ पर। तो हमने इसके अंदर, यानी कि इसमें हमने ये यहाँ पर 0.05 से यहाँ पे ज़ीरो किया, आगे फिर ऐड किया 0.05, उसके बाद फिर 0.05 में ऐड करने के बाद 0.1 निकाला, ये पॉइंट निकाले थे हमने 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 हमारे पास, जो कि फार्मूले में हमने किस तरह निकाले थे जी, फाइंड आउट किए थे हमने ये सारे फार्मूले में। वो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, जो आप दोबारा भी देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू, यानी हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो हमारे पास ये था, यानी x जो है एक्स एन इज इक्वल टू, नहीं एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास एक्स एन और फिर उसके बाद प्लस एच। ये हमने फार्मूले के तहत जो है ये सारे लिखे थे, जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसके अंदर, यानी ये फार्मूले हमने लिखे थे इसके अंदर से ये सारे, यानी कि एक्स को पहले 0 रखा, फिर 0.015 रखा, फिर 0.1 रखा, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, और ये आर्टेशन नंबर वन में भी, यानी आर्टेशन नंबर वन में x1 की वैल्यू ये आई थी, आर्टेशन नंबर टू में 0.1 आई थी, आर्टेशन नंबर थ्री में 0.15 आई थी, ये वैल्यूज आई थी आपके पास। इसके अलावा हमारे पास ये भी आया था कि इसके अंदर x1 की वैल्यूज हमारे पास, यानी हमारे पास जो वैल्यूज आई थी अप्रोक्सीमेशन, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, आर्टेशन नंबर आर्टेशन नंबर वन में जो पहला पॉइंट हासिल हुआ था वो ये था, यानी आपके पास ये था हमारे पास 0.05 और y1 की वैल्यू 1 थी। आप पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जब तक हम पिछला लेक्चर नहीं जानेंगे उस वक्त तक हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद x2 की वैल्यू ये हमारे पास आर्टेशन नंबर टू में आई थी, आर्टेशन नंबर टू में 0.1 और इंटू 0.995 आई थी हमारे पास, ये हमारे पास आई थी। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं आर्टेशन नंबर थ्री में आपके पास ये वैल्यूज आई थी, ये हमारे पास पेयर आया था x3 y3, जिसको हमने ग्राफ भी बनाया था, तो 0.15, 0.9851। बहुत बेहतर होगा कि लेक्चर को पहले वाले को लिखा जाए और लिखने के बाद उसको सामने रखा जाए। और ये पॉइंट हमारे पास आया था 0.2 और 0.9705 हमारे पास था। उसके बाद हमने जो निकाले, यानी ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे अपनी आर्टेशन में, जो ये थे x5 y5, आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आए थे। और इसी तरह ये हमारे पास आया था इस तरह, ये हमारे पास ये पॉइंट निकाले थे जी हमने आर्टेशन नंबर वन में, आर्टेशन नंबर टू में, और इस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। इस तरह करते हैं जी, हम इसको एक दफ़ा पिछले लेक्चर के साथ जो है वो देख लेते हैं कि ये जितने पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे वो पॉइंट्स वाकई मौजूद हैं। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए सबसे पहले तो हम अपना पिछला जो है उसको करते हैं जी, इसमें देख लेते हैं कि जी हमारे पास इसमें ये देखें जी, ये पॉइंट हमारे पास मौजूद है, एक ही पॉइंट देख लें हमारे पास इसमें, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला पॉइंट जिसको हमने जो है x5 y5 कहा था, x5 y5, ये x5 y5 ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर रखे थे ये, और ये यहाँ पे भी लिखा था हमने, इधर यहाँ भी दोबारा यही पॉइंट लिखा था, जो कि आपके पास क्या कहते हैं यही पॉइंट है, ये पॉइंट वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ, और या ये x5 y5 इसको भी है। इस तरह के ये पॉइंट्स हमने निकाले थे जी, यानी कि पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, हर एक के एंड के अंदर हमारे पास जो है ये पॉइंट्स फाइंड आउट होते थे। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसके अंदर ये पॉइंट्स भी जिनसे है वो फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे पास। ये देखें जी x6 का हमने फाइंड आउट किया था, तो वो भी देख लें आप यहाँ पर, ये बाकी मैं नहीं दिखा रहा, आप जो है ये देखें ये पॉइंट्स हमने वहाँ लिखे, x6 y6 0.3 पर 0.9290, ये पॉइंट हमने जो है जो हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था आइलर्स मेथड के जरिए एक स्लो, तो वो हमने ये पॉइंट निकाले थे, और इसके अंदर सवाल में लिखा हुआ था कि आपने 0 से 0.3 तक जाना है, और जैसे ही 0.3 हमारे पास वैल्यू आई थी हमने इसको जो है यहाँ पर हल कर दिया था, यानी कि हमने इसको वहाँ पर क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया था। अब हम आते हैं जी दूसरी तरफ कि इसके अंदर जो हमने अब ये पॉइंट की तरह, ये पॉइंट हमने आपको दिखा दिए कि ये पॉइंट हमारे पास कहाँ से आई हैं, ये पॉइंट आई हैं पिछले लेक्चर से, जो हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ से हमने जो है वो पॉइंट हमारे पास आ रहे। ये देखें जी, अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते, यानी ये पॉइंट हमने जो है ये वहाँ से निकाले, जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था, ये पॉइंट हमने जो है वहाँ से फाइंड आउट किए।
अब सवाल एक रह जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी हम एक काम और नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। वो कौन सा काम है जो हम नहीं कर रहे, और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की। यानी कौन सी हमारे पास ये वैल्यूज़, तो पहले एक मिनट हम जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी आइलर्स मेथड से। ये इसी का नाम, इसी वजह से इसका नाम जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखा गया, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट थी हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन एक बात हम ज़रा गौर करें कि मैं इसके अंदर ये क्या कहते हैं, ये पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो कौन से पॉइंट है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, या मैं उसको अप्रोक्सीमेशन में नहीं ले रहा, वो ये है। ये पॉइंट हमारे पास x0 y1, ये पॉइंट क्यों नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा अप्रोक्सीमेशन में? ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये हमें गिवन था सवाल के अंदर कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। आप दोबारा सवाल देख लें वहां पर जाकर कि उसमें ये पॉइंट गिवन था, तो ये अप्रोक्सीमेशन में नहीं आता। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं, ये आते हैं पॉइंट्स इसके। ये पॉइंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेट हैं। ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, जो ये 6 पॉइंट, पहली आइटेशन में ये आया था, दूसरी में ये आया, तीसरे में ये आया, फोर्थ में ये, फिफ्थ में, सिक्स में हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन आया, और इनकी ये अप्रोक्सीमेशन आई कि 0.05। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए है कि एग्जैक्ट का हमें नहीं पता। दूसरा, इसके अंदर हमने डेसिमल ड्रॉप किए हैं, मसलन ये 0.9950 हमारे पास आ गया। अगर इसके आगे भी डिजिट होते तो वो हमने चार, चूंकि हमने तो 4 डेसिमल तक लिखे, जैसा ये है 0.9851, इससे आगे भी डिजिट मौजूद है, लेकिन हमने उन डिजिट्स को नहीं लिखा, लिहाजा इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं हम। के जब x3 की वैल्यू 0.15 हो, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टूडेंट जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी, तो वो कहता है कि आपका y3 पॉइंट ये होगा। और 0.2 पर, जो कि ये सारे आइलर मेथड से हमने निकाले हैं, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जरिए उस स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो न्यूमेरिकल का स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि जी आपके पास अप्रोक्सीमेशन ये होगी, और 0.25 की अप्रोक्सीमेशन ये होगी। और न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टूडेंट जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी, और वो सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस को जानता है और आइलर मेथड को जानता है, तो वो 0.3 से ये हमारे पास लिखी गई 0.9290। ये मैंने सारी जो है ना वह टेबल में लिख दी, जो मैंने काम किया था अपने पार्ट 1 में आइलर्स मेथड के। अब हम आते हैं जी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या कहती है। यानी ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस जानता है और कुछ नहीं जानता। आप समझे उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा सिवाय ये आइलर मेथड के। उसको हमने ये काम दे दिया, उसको एक कमरे में बिठाया था हमने अलहदा, जो सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस को जानता है। अब जो एक और स्टूडेंट है, एक दूसरा स्टूडेंट लेते हैं, वो ये एक स्टूडेंट हो गया जो सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस जानता है, उसको अलहदा कमरे में बिठा दिया, तो इसने अप्रोक्सीमेशन ये बताई कि ये है जी हमारे आंसर। आइलर मेथड अप्लाई कर लेने के बाद उसने ये बताया। और एक और स्टूडेंट है हमारे पास, जिसको हमने दूसरे कमरे में बिठा दिया, जो न्यूमेरिकल नहीं जानता, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल टेक्निक नहीं जानता, आइलर मेथड नहीं जानता, वो स्टूडेंट ये है। इस स्टूडेंट का ने जो है, इसने डिफरेंशियल क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला, जो कि हमने अभी आपके सामने रखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसमें इसकी वैल्यूज को यहाँ पे उसने वैल्यू को रखा, और रखने के बाद उसने कहा जी कि आप जो है, यानी ये देखें जी, ये वैल्यू 0.05 इसने यहाँ रखी, इधर x की जगह ये रखी जी हमारे पास, और उसके बाद इसे हल किया। यहाँ जो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, ये जो भी, यानी यहाँ पे तो फिलहाल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आया हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तहत। लेकिन अगर कोई आ जाता हमारे पास लीनियर इन वाई से, लीनियर इन एक्स से, जितने भी आप ये समझेंगे, आप जन से एन सेमेस्टर 2 में डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ के आए और डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके कोई भी मेथड से जवाब आ जाए, आंसर आ गया जी ये हमारे पास, जो कि आया सेपरेशन वेरिएबल। उस स्टूडेंट ने यहाँ पर जीरो, जिसको डिफरेंशियल क्वेश्चन आती थी, इसने एक्स की वैल्यू जो है वो 0.05 रखी, और इसका आंसर ये हमारे पास आ गया। यानी इसका आंसर जो था वो हमारे पास ये आ गया जी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं जी इसके अंदर, यानी ये आंसर यहाँ पे रखा है इसने 0.05, और फिर उसके बाद ये आंसर उसका आ गया। उसके बाद दूसरा आता है जी हमारे पास, क्या कहते हैं 0.1। 0.1 ये यहाँ पे रखा जी इसने, ये 0.1 इसने यहाँ पर x का रखा, x की वैल्यू 0.1, और ये रखी थी हमने। ये वो स्टूडेंट है जिसने, जो डिफरेंशियल क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं जानता,
और उसको समझे यही मेथड आता है, तो 0.9901 उसका आंसर आया जी हमारे पास। उसके बाद जी दूसरा एक और स्टूडेंट है, यानी कि हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चंस का ही स्टूडेंट है जिसने ये हल किया था हमारे पास 1 + x²। इसने यहाँ पे ये रखा 0.15 और इसका आंसर ये आया जी 0.9780। ये है एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये जितने भी हैं यहाँ से इस कॉलम के अंदर, ये देखें एक्चुअल वैल्यू इसका नाम है, एक्चुअल वैल्यू। और इसका नाम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस कॉलम का नाम, इस कॉलम का नाम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और यहाँ पे जो है वो एक्चुअल वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आते हैं जी हम इसके अंदर कि आपके पास ये हमारे पास आता है जी, इसमें ये 0.2 जो है वो यहाँ रखा, और उसके बाद ये 0.2 रखा, और ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। आगे जी हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर इसकी तरफ आते हैं। 0.25 हमने यहाँ रखी वैल्यूज एग्जैक्ट यानी एक्चुअल वैल्यू में। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है एग्जैक्ट सोल्यूशन जो अभी हमने हल किया किसी भी मेथड से, चाहे लीनियर इन वाई से किया, लीनियर इन एक्स से किया, किसी से भी, तो वो उसको हमने यहाँ रखा, इधर रखा 0 ये दूसरे कमरे में स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने ये सवाल को हल किया। न्यूमेरिकल मेथड वाला जो है वो इधर बैठा हुआ था, इसको किसी और कमरे में बैठाया हुआ था, यहाँ से इधर तक। उसके जवाब ये थे, इसके जवाब ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आखिर में उसने वो एक एक करके वैल्यू पुट कर रहा है। 0.3 रखा यहाँ पर, और उसके बाद ये टेबल बना लिया। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो हमारे पास बना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास जो बना है उसका यानी एक्चुअल वैल्यू जो ये एक तो ये थी 1/1 + x², और जब उसने वैल्यूज को रखा तो हमारे पास ये आंसर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर जो एक कॉलम बना लिया जी हमने इसका, क्या कहते हैं, एक कॉलम हमने बनाया जी इसका, ये एक्स की ये कॉलम हमने बनाया जी इसका। एक मिनट जी, हम इसको जरा एक बनाया हमने अप्रोक्सीमेशन का, और एक हमने बनाया जी एग्जैक्ट सॉल्यूशन का। ये हमारे पास है कॉलम, हमारे पास इसका ये कॉलम हमारे पास है जी इसके अंदर। ये कॉलम हमारे पास है अप्रोक्सीमेट का, जो हमने आर्टेशन नंबर 1 से ये सारे रिजल्ट जो हैं वो लिखे, यानी x1 और y1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिखी। ये अप्रोक्सीमेशन का है, और ये हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, और ये कॉलम हमारा सारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू का हमारे पास मौजूद है। और इसमें हमने जो है यहाँ पर, और ये कॉलम जो दूसरा हमारे पास है, यानी दूसरा हमारे पास कॉलम जो हमारे पास मौजूद है, ये कॉलम है एक्चुअल वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू यानी yn = 1/1 + x²। और ये कॉलम में हमने, ये कॉलम सारा वो स्टूडेंट के पास है जिसको सिर्फ डिफरेंशियल क्वेश्चन आती थी, और उसको हमने अलहदा बिठा रखा था। और ये कॉलम जिसको सिर्फ न्यूमेरिकल आता था, न्यूमेरिकल अलर मेथड, वो उसने ये हल किया, इस कॉलम को हल किया। तो अब इन दोनों को देखिए हम किस तरह हल करते हैं। इसमें से हम इस तरह करते हैं जी कि इसके आपके पास क्या कहते हैं, इसको हल करने के लिए हम ये ये पेयर, यानी हम इसके अंदर ये देखें जी, ये पेयर y1 = 1, और ये पेयर y1 = यानी ये पेयर हमारे पास 1, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का कॉलम है, और ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन का वैल्यूज का हमारे पास कॉलम है। इसकी वैल्यू ये है हमारे पास। हम इन दोनों वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके अंदर यानी इस वैल्यू को इसमें से निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, यानी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। दूसरे लफ्जों में एग्जैक्ट वैल्यू ये है, जिसे हम एक्चुअल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है 0.9976, जो हमने यहाँ पे रखनी है, और ये हमने यहाँ पे रख दी 0.9976। और माइनस क्या करना है, माइनस ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1। देखें ये 1 जो है वो हमने यहाँ रख दिया -1, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं -1 हमने यहाँ रखा, और उसके बाद हमने इस जगह पर
ये आंसर मैंने यहाँ रखा इधर, ये हमारे पास ये। और जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर था वो हमारे पास क्या कहते हैं ये आ गया, ये एरर आया जी हमारे पास। यानी जब हमने दोनों को सॉल्व किया तो ये ये आंसर था 0.002, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि इसमें नेगेटिव को इग्नोर करना है। एब्सोल्यूट एरर इसलिए कहते हैं कि ये नेगेटिव को हमने इग्नोर करना है। तो ये क्या है, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इन दोनों का, यानी हमने ये कहा कि जी आप इसके अंदर इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखें जी हमने इसमें एरर फाइंड आउट कर लिया। कौन सा एरर जी, ये एरर हमने फाइंड आउट कर लिया हमारे पास इसमें ये 0.0002, और ये फाइंड आउट किया हमने इन दो वैल्यूज के जो हमने हाईलाइट कर रखी, यानी ये एरर हमने एब्सोल्यूट एरर, नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव रह देना है। यानी ये हम कह रहे हैं कि अगर वो स्टूडेंट, ये हम कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिसको सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस का सवाल आता है उसने इसका जवाब 1 बताया, जबकि 0.05 के ऊपर वैल्यू 1 बताई, और वो स्टूडेंट जिसको सिर्फ डिफरेंशियल क्वेश्चन के आती है उसने 0.9976 बताया। ये दोनों स्टूडेंट जिसको डिफरेंशियल क्वेश्चंस आती हैं और वो न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं जानता, उन ये दोनों के दोनों स्टूडेंट जो हैं वो अलग-अलग कमरे में बैठे हैं। एक डिफरेंशियल क्वेश्चन का अलग में बैठा हुआ है और सेपरेट है, आइसोलेटेड है, और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस जिससे सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है वो हमारे पास उसने सवाल हल किया। इसका इसने जो सवाल हल किया तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमारे पास 0.0002 हमारे पास मौजूद था। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका ये आया। अब हमारे पास करते हैं जी इसके अंदर ये कि x इज इक्वल टू 0.01 पर वो स्टूडेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस का आयलर मेथड आता है, जिसको हमने लैदर कमरे में बिठाया, उसने कहा जी एक्स टू वैल्यू ऑफ द एक्स टू, यानी वैल्यू ऑफ एक्स टू एट पॉइंट एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ द solution at x is equal to 0.1 is equal to 0.995। और वो स्टूडेंट जिसे डिफरेंशियल क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं आती है, उसने कहा जी कि x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू हमारे पास के फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0.2 पर हमारे पास क्या कहते हैं वो 0.9901 है। ये स्टूडेंट जो हमारे पास क्या कहते हैं बैठा हुआ है लहदा कमरे में, ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस का हमारे पास है, यानी कि डिफरेंशियल क्वेश्चंस को जानता है, वो कह रहा है 0.9901 आई है। और वो स्टूडेंट जो हमारे पास क्या कहते हैं न्यूमेरिकल जानता है, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस उसको कह रहा है कि ये हमारे पास इसका आंसर ये आया। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का आंसर, ये दोनों का हमने आंसर चेक करना है, एक इस वैल्यू पर एक इस वैल्यू पर, ये हमने यहाँ पर लिखा। यानी एग्जैक्ट वैल्यू 0.9901, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, क्योंकि ये कहता है एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे रखो। उसके बाद माइनस लिखा, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही अक्सर औकात हमें देता है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर एब्सोल्यूट लिया, नेगेटिव इग्नोर करते हुए 0.00049 आया। यानी ये दोनों का जवाब एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 पर जो फंक्शन है, यानी डिफरेंशियल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है जो हमने वहां पे किया था, दोनों कहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 पर, यानी और दोनों अलग-अलग कमरे में बैठे हैं कि वो कहते हैं कि एक कहते हैं 0.995 है आंसर, दूसरा कहता है, दूसरा जो जिसको डिफरेंशियल क्वेश्चन आती है वो कहता है कि 0.990 है। इन दोनों का वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 जो है उसका एरर था वो 0.00049। उसके बाद जी हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में वही सवाल हमारे पास, दोबारा वही सवाल है जो हमने पार्ट 1 के अंदर जारी रखे हुए हैं
इस सवाल के अंदर हमने इसको कहा कि जी एट एक्स इज इक्वल टू 0.15 के ऊपर वो स्टूडेंट को कहा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जानता था, आयलर मेथड, कि आप इस पे क्या वैल्यू बताएंगे जो सवाल डिफरेंशियल क्वेश्चन हमें दी गई थी उसके सोल्यूशन में। तो वो कहता है कि जी आप मेरे पास इसका आंसर x इज इक्वल टू 0.15 पर ये आता है 0.9851। और वो स्टूडेंट जिसको सिर्फ डिफरेंशियल क्वेश्चन आती है उसने कहा कि जी मेरे पास आंसर जो है 0.9780 है। हम एक उनके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं और सुपरविजन करने के नाते हम उनमें से किसी को नहीं बता रहे कि जो आज क्या कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है उसका क्या जवाब है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले स्टूडेंट का जवाब डिफरेंशियल क्वेश्चन वाले को नहीं बता रहे और डिफरेंशियल क्वेश्चन वाले का सवाल का जवाब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वाले को नहीं बता रहे, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहे। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.9780, ये वैल्यू हमने ये वैल्यू यहाँ रखी और ये वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू है इस वैल्यू को हमने जो है यहाँ पर रखा, यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू का ये कॉलम है तो हमने यहाँ रखा और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0.00071 हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये एरर है, एब्सोल्यूट एरर है कि दोनों के जवाब में फर्क जो था वो हमारे पास ये आया। ये फर्क आ रहा है दोनों दोनों स्टूडेंट्स के, जिसको डिफरेंशियल क्वेश्चन आती है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालता है और जिसको क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर यानी आइलर मेथड आता है या इसी किस्म का कोई और मेथड जिस जो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं आइलर्स के अलावा, और उन वो दोनों बता रहे हैं कि एक्स इजिकल 0.15 पे ये आंसर है, ये न्यूमेरिकल वाले ने बताया और ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस वाले ने बताया और इसका एरर ये होगा दोनों का। उसके बाद ही हम यहाँ पर मजीद आर्टिशंस की थी, जितने हमने आर्टिशंस की थी उतने ही हमारे पास क्या कहते हैं ये अब एक्स इज इक्वल टू 0.2 पर हम डिफरेंशियल क्वेश्चन वाले से सवाल पूछेंगे और डिफरेंशियल क्वेश्चन जो सिर्फ डिफरेंशियल क्वेश्चन स्टूडेंट जानता है वो कहता है 0.9616 है इसका जवाब एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पर 0.9616 है। और उसके बाद 0.2 पर अब हम दूसरे कमरे में जाकर जो आइलर मेथड जानता है जिसको ये मालूम नहीं है कि साथ जो है डिफरेंशियल क्वेश्चन वाला भी बैठा हुआ है तो वो हम बताता है कि 0.9705 है इस डिफरेंशियल क्वेश्चंस का जो पार्ट 1 में हमने की उसके सोल्यूशन में ये हमारे पास वैल्यू आती है। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखें y4 कैपिटल y4 यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर से इग्नोर किया है, इसको डिनोट किया है और ये यहाँ पे इस कॉलम में अप्रोक्सीमेट वैल्यू को स्मॉल y से डिनोट किया है। तो फिर हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखी, कैपिटल y4 की 0.9616 और उसके बाद ये वैल्यू रखी और दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया और एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो 0.00089 हमारे पास जवाब आ गया। ये एरर है जी हमारे पास, यानी ये एरर हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं, हम जाते हैं जी इसी तरह 0.2 पर, यानी 0 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं 0.25 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन approximate value at x is equal to 0.25 by using the Euler's method will be 0.9516 and the value of at x is equal to 0.25 by using the exact solution will be 0.9412 and the difference between these 2 points 0.9516 and the value of the 0.9412, we have the two values at x is equal to 0.25. One value approximate and the other value is the exact value. The difference between the exact value and approximate value is given in this box, that is 0.0104, which is called the absolute error by using the this formula. Now we proceed the next step, x is equal to 0.3. 0.3, the approximate value by using the Euler's method
of the function at x is equal to 0.3 is 0.9290 and exact value at x is equal to 0.3 is 0.9175, and the difference between the actual value and exact value is 0.0115, which is the absolute error. ये हमारे पास एरर कहलाते हैं. These column is called एरर कॉलम, एब्सोल्यूट एरर कॉलम. ये एरर है जी हमारे पास. एक ये एरर है, दूसरा एरर ये है हमारे पास एक ही वैल्यू के ऊपर. यानी एक्स का ये वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज हैं, यानी एक्स 0.05 पर एक से ज्यादा वैल्यूज हमारे पास है. हमने और उसके बाद ये एरर हमारे पास हो गया. एक बात जरा नोट करें कि ये जो एक्स नॉट है, जरा बात नोट करें, एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट जो है वो 1 है. जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ने भी जो है हमारे पास एक्चुअल में जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में इसको नहीं लिखना चाहिए था. यानी मैं ये चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल के अंदर गिवन कंडीशन के अंदर है, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस के अंदर मौजूद है, हमें ये नहीं लिखना चाहिए था. ये मेरा आइडिया है कि हमें ये नहीं लिखना चाहिए. क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई? क्योंकि ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन है. तो ये हमेशा एग्जैक्ट ही की दी हुई होगी. यानी ये हमेशा जो है ये एग्जैक्ट ही की सोल्यूशन की वैल्यूज दी जाती है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं होती. तो लिहाजा ये वैल्यू जो है हमारे पास नहीं होनी चाहिए, इस कॉलम में नहीं होनी चाहिए. कि जो सवाल के अंदर हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज वाई, सॉरी वैल्यू ऑफ y एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर दी हुई है जी. y ये सवाल के अंदर है, बेशक आप देख लेना कि ये हमारे पास सवाल के अंदर है, इज इक्वल टू 1, ये दी हुई है वैल्यूज. लिहाजा ये जब भी दी होगी ये एक्चुअल एग्जैक्ट सोल्यूशन की ही वैल्यू है. यानी ये एग्जैक्ट सोल्यूशन ही के तहत हम इसे कंसीडर करेंगे, जो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया इसके अंदर. यानी हमने जो कंसीडर किया है वो इसके अंदर हमने इसको कंसीडर कर लिया है. इधर हमारे पास यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया ये हमारे पास. तो ये x इज इक्वल टू 1 यहीं पे आना चाहिए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, ये इसका राइट यहाँ पर है. वो मुझसे लगता है कि गलती हो गई, खैर आप सही कर लें. तो एक्चुअल जो हमने काम करना है ना, वो हमने काम करना है कौन सी वैल्यूज के ऊपर? हमने जो काम करना है वो काम करना है हमने इसके अंदर क्या कहते हैं, पहले तो इसके अंदर वैल्यूज x इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट एक्चुअल हमने ये काम किया. उसके बाद फिर हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए ये काम किया. ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट सॉल्यूशन का हमारे पास है. यानी कि पहले हमने जो है वहां पर हमने काम किया इसके लिए, ये जो हमारे पास ये कॉलम है, इसके लिए क्या तो बड़ा आसान था. और चूंकि ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल टेक्निक से हल करने के, वो सब के सब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे. यानी कि ये हमारे पास है 0 था, 0 से 0 पॉइंट हमारे पास 0.5 हुआ, 0.5 से 0.1, 0.15, एंड ये इक्वल डिस्टेंस पर हमारे मूव कर रहे हैं. उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेशन देखी हमने. अप्रोक्सीमेशन जो थी वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये थी. यानी कि अप्रोक्सीमेशन ये हमारे पास थी, ये लिखी गई अप्रोक्सीमेशन. उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास ये थी. और फिर इन दोनों का हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट किया था. यानी कि हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया इस कॉलम के अंदर, जो कि हमारे पास एरर जो आया वो हमारे पास क्या कहते हैं ये एरर आया था. हर एक के अंदर सिर्फ हमने एरर ही चेक करना था. ये सारे यहाँ पर ये एरर हमारे पास आया और ये एरर आया हमारे पास और ये एरर. एक्चुअल जो हमने कॉलम बनाए थे वो हमने इसी मकसद के लिए बनाए थे. ये सारा टेबल जो हमने किया सवाल, ये सारे सवाल का मकसद हमारे पास क्या था, इस सारे सवालों को इस पूरे टेबल को डिस्कस करने का मकसद हमारे पास ये था कि हम किसी तरह एरर जो से है वो फाइंड आउट कर लें. और वो एरर हमने जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी. नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए आपके साथ हम
सबसे पहले ना हमने इस तरह किया है, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने एक और पॉइंट को डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उससे पहले कि हमने वहाँ पर काम क्या किया है। हमने वहाँ पर ये काम किया है जी कि हमने दो अलग-अलग पॉइंट्स के साथ डिस्कशन की। यानी हमने दो पॉइंट हासिल कर लिए सेम वैल्यूज़ के ऊपर। एक हमारे पास क्या कहते हैं ये पॉइंट है, इसको हमने जो सा पहले नोट करेंगे वहाँ पर 0.05 कॉमा 1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये है, ये हमारे पास जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है, यानी ये x2 y2 की वैल्यूज इस तरह लिखनी है। हमने एक दफ़ा फिर दोबारा यहाँ पे ग्राफ बनाना है जिस तरह हमने पहले बनाए थे ग्राफ, और फिर हमने देखना है ये है हमारे पास क्या कहते हैं ये वैल्यूज हमने की, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं ये x3 y3 की वैल्यूज जो कि अप्रोक्सीमेट हमने की थी आइटेशन नंबर 1 2 3 4 5 में, जो कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारे पास मौजूद है। आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये x5 की वैल्यूज हमने की थी यहाँ पर, x3 y5 स्मॉल y5, और उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर ये वैल्यूज की x6 y6 की स्मॉल y6 की, जो कि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय यूजिंग द आइलैंड मेथड हमने फाइंड आउट की। अब हम जो करने जा रहे हैं, यानी कि हम उसके बाद एक पॉइंट तो ये बन गए, दो दो पॉइंट ये करके बनाए और हमने ये यहाँ पर लिखे। ये दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर लिखे हैं ये पॉइंट, यही पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। हाँ जी, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे जी, ये जो हमने आइट्रेशन से मालूम किए थे। अब हम एक और पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने कहाँ लिखे जी, इस जगह पर हमने ये लिखे पॉइंट, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। ये है हमारे पास x1 y1, और ये हमारे पास है x2 y2, ये है x3 y3। ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट जो आइट्रेशन 1 2 3 में हमने हासिल किए थे, ये फोर्थ आइट्रेशन में हासिल किया था, और इसके बाद ये फिफ्थ आइट्रेशन में हमने हासिल किया था, और नेक्स्ट जो है वो हमने इसमें हासिल किया था। और ये सब पॉइंट्स को हमने जो कहा था वहाँ पर यही कहा था हमने। इसके अंदर गौर करें कि मैं इसको शामिल नहीं कर रहा क्योंकि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन का हिस्सा है, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन का हिस्सा है, तो लिहाजा हमारे पास जो पॉइंट डिस्कशन में आएंगे वो हमारे पास क्या कहते हैं ये पॉइंट आएंगे x1 y1, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हो जाएगा लेकिन एक्चुअल जो है डिस्कशन हमारी ये नहीं है। हमारी डिस्कशन जो हमारे पास है वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, जिसमें x1 y1 जो है वो हमारे पास हमने बता दिया कि ये हमारे पास ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 x4 y4, और इसी तरह हमारे पास बाकी है। बहरहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इसको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला जो हमने क्या कहते हैं लैग्रेंजेस मैटलैब यूज़ करें प्रोग्रामिंग, और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला जो है इससे साइट पर जाके अप्लाई करें, तो उस सूरत हाल के अंदर और मैटलैब के फोल्डर में जाएं। सबसे पहले ये हमारे पास चैनल में जाएं, फिर उसके बाद मैटलैब फोल्डर में, फिर प्लेलिस्ट में, फिर LNG6 जो अभी रिसेंटली हमने जो है ये लॉन्च किया। मैं यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम चला के भी दिखाऊंगा कि ये अप्रोक्सीमेट का प्रोग्राम है जिसमें ये 01 शामिल नहीं है, क्यों यानी x1 से लेके x6 तक। तो हम जो है वहाँ पर कौन सा ग्राफ बनेगा और जो एक्चुअल ग्राफ है वो क्या हमारे पास बनेगा, यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी आप फाइंड द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और पॉइंट फॉर द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट से मुराद मेरी ये है अप्रोक्सीमेट, और फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज एंड अप्रोक्सीमेट इन वन फिगर, वन फिगर के अंदर हम इसको ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे ये हम बाद में देखते हैं जी। इसके अंदर पहले तो मैंने इसकी कोशिश की है खुद कि ये हमारे पास कैसे आपको यहाँ पे समझा दिया जाए, फिर मैं इसके अंदर समझा दूंगा आपको इंशाल्लाह क्या कहते हैं मैट लैब के अंदर, कि मैट लैब में ये किस तरह नज़र आता है हमारे पास। ये देखें जी ये हमने यहाँ पर किया है, उन पॉइंट्स को अगर आप पेज के ऊपर लिख लें तो बहुत ही बेहतर होगा आपके पास है कि वो आसानी हो जाएगी हम आपको समझने में, कि जो पॉइंट्स हमने अप्रोक्सीमेट निकाले यानी पूरे टेबल में। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी आप इन पॉइंट्स को अगर लिख लें, ये देखें जी हमारे पास इसमें ये देखें ये पॉइंट्स को अगर आप जो है ना लिख लेते हैं, यानी इन पॉइंट्स को अगर आप
लिख लेते हैं दोनों को, यानी अप्रॉक्सीमेट के पॉइंट्स को भी और उस पॉइंट्स को भी लिख लें। यानी कि ये सारा जन सा है, आप जन सा है इनको ये अप्रॉक्सीमेट x1 से स्टार्ट करें, x0 y0 से स्टार्ट ना करें। x1 y1 की वैल्यू ये लिख लें, x2 y2 की ये लिखें, x3 y3 की ये, और x2 के ये सारे पॉइंट्स लिख लें और उनको ड्रा करना है। इन दोनों को पहले ड्रा करना है, फिर इसको इसको ड्रा करना है यानी कि 0.05 को, और उसके बाद इसके साथ ये पॉइंट शामिल करना है, यानी कि x1 कैपिटल y1 ये पेयर बनाना है। फिर उसके बाद ये 0.1 के साथ ये पेयर बनाना है, इसको भी ड्रा करना है। फिर 0.15 के साथ ये पेयर बनाना है, इसको भी ड्रा करना है। और इसके बाद ये पेयर हमने बनाना है 0.9616, इसको बनाना है हमने। और उसके बाद ये हमारे पास है 0.9412 हमारे पास होगा। इसी तरह ये 0.3 0.9175 हमारे पास जो है इनके पेयर बनाने हैं। यानी हमने जो है पहले एक्स वाई इसकी मदद से ये बनाने हैं पॉइंट्स, हमारे पास ये पॉइंट्स हमने बनाने हैं। यानी दूसरा हमने क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाना है। यानी कि ग्राफ हमने इसका भी बनाना है, इस सब के बनाने हैं हमने। देखते हैं जी हमारे पास क्या कहते हैं वहां सूरत क्या सामने आती है। ये पॉइंट्स हम दोबारा लिख रहे हैं। ये देखें जी हमारे पास इसमें ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे, तो ये पेज हमने डिस्कस कर लिया कि जी आप इसके अंदर मैटलैब का फोल्डर यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसके ये देखें जी ये पॉइंट्स हमने यहाँ बना लिए, ड्रा किए जी इसके अंदर। मैटलैब में ये पॉइंट जो से वो नज़र तो आ जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं कि वहाँ पे नज़र नहीं आते। लेकिन क्या कहते हैं ना, इसमें हमें ये देखें एक्चुअल वैल्यू से ये हमारे पास है, जिसको मैंने एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ई से मैंने डिनोट किया है। ई अप्रोक्सीमेट वैल्यू को मैंने कहा कि उसको जो नाम लिया जाए वो हमारे पास क्या कहते हैं ई से डिनोट किया। सॉरी, ई को मैंने डिनोट किया है एग्जैक्ट वैल्यू से, एग्जैक्ट वैल्यू से। और ई से यानी जितने पॉइंट्स ये हैं E1 ये वाला पॉइंट ये एग्जैक्ट वैल्यू है। उसी तरह ये हमारे पास E2 ये एग्जैक्ट वैल्यू का ग्राफ पॉइंट्स ड्रा किए आपके सामने। इसी तरह ये E4 हमने ये एग्जैक्ट वैल्यूज का हमने बनाया। इसी तरह ये हमारे पास E4 E5 यानी कि हमने ये बनाए जी। इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास, और ई जो सा है अप्रोक्सीमेट को मैंने A1 A2 A3 A4 से डिनोट किया है। तो देखते हैं जी हम यहाँ पर कि इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट जो से हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। ये देखिए जी सबसे पहले तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट जो से है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी। इसमें अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या कहते हैं कौन से होंगे जी, इसको हम पहला पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेट का ये आया था 0.05 पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट A1 मैंने इसे कहा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है जी आपके पास यहाँ पर इसके अंदर क्या कहते हैं ये हमारे पास आ गया जी, ये पॉइंट आ गया। इस तरह है कि जी हमें इसको ड्रा करने के लिए ना हम दूसरे थंब लगाते हैं कि हमारे पास थंब जो से हैं वो दूसरे लगाए जाए। हाँ जी ये लगा लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। ये देखिए ये A1 और फिर उसके बाद ये हमारे पास A2, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स हैं। आइट्रेशन नंबर 1 आइट्रेशन नंबर 2 ये आइट्रेशन नंबर 3 में हमारे पास पॉइंट है, और ये आइट्रेशन नंबर 4 में है, और ये आइट्रेशन नंबर 5 में है, ये आइट्रेशन नंबर 6 में है। उसके बाद फिर हम थंब जो है वो मार्क कर लेते हैं जी इसका थंब, यानी कि E1 से मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का ग्राफ ये हमारे पास है। और एग्जैक्ट वैल्यू का ग्राफ जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है, यानी कि ये पॉइंट E1, और फिर E2 हमारे पास है E2, और उसके बाद ये E3, और यहाँ पे E4, और इधर हमारे पास E5 आना था E5। चलें जी आप सही कर लेना E5, और इधर हमारे पास E6 आएगा। ये ज़रा एग्जैक्ट जो है इसको सही कर लेना। दोनों पॉइंट जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि ये हमारे पास सेम है, यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं इसके अंदर कि इधर आपके पास E4 के बाद यहाँ पे E5 आना था।
वो आप सही कह लेना। उसके बाद ये E6 आना था। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे 0.05 के ऊपर, चूंकि ये हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर आने थे, कैसे एक लाइन पे आएंगे आप इनको खुद अगर ड्रा कर लें तो बहुत बेहतर है। कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये इस तरह है। मैंने कोशिश तो की थी कि ये हमारे पास ये यूं लाइन के अंदर ये हमारे पास इस तरह आएंगे, दोनों एक ही पर आएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज 0.05 आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एक ही पॉइंट के एक्स की एक ही वैल्यू रहती है, चाहे अप्रोक्सीमेट हो चाहे आपके पास एग्जैक्ट हो। और ये हमारे पास इसके अंदर आएंगे यहाँ पर, ये पॉइंट यानी कि A2 और E2 हमारे पास। इसी तरह आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर A3, और ये हमारे पास इसके अंदर 0.15 के ऊपर ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। एक अप्रोक्सीमेट है, एक उस स्टूडेंट की जो डिफरेंशियल क्वेश्चन जानता है, और एक उस स्टूडेंट्स की जिसको जो डिफरेंशियल क्वेश्चन जानता है उसको हम एग्जैक्ट करें जो ई से हमने रिप्रेजेंट किए। और एक ये हमारे पास, और जो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट है उसको हमने ए से डिनोट किया। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो सी हैं ये आएंगी एक ही वर्टिकल लाइंस के ऊपर। और इसी तरह ये हमारे पास है जी, इसके अंदर ये हमारे पास आएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि हम इन दोनों के दरमियान ना डिस्टेंस कितना रखते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान में हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना हमारे पास मौजूद है। यानी A2 A1 और E1 में ये हमारे पास, यानी ये हमारे पास कितना है। तो देखते हैं जी हमारे पास कितना है, वो हमने उसका नाम एरर है। यानी कि ये हमारे पास E1 A1 और E1 में, और वो हमारे पास कहाँ है लिखा हुआ, वो हमारे पास क्या कहते हैं ये लिखा हुआ है हमारे पास इसके अंदर 0.002। मुश्किल हो गया मुझे यहाँ पे ग्राफ करना, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास, अब इसको देखते हैं A2 और E2 के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस था, वो ये रहा हमारे पास। ये हमारे पास A2 और E2 के दरमियान ये डिस्टेंस है, यानी ये हमारे पास है जी। यानी आपके पास तो ये एरर है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ना कि वायलेट कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था। यानी कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट है। A2 और E2 को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन इकट्ठे नहीं हुए। एग्जैक्ट सोल्यूशन से उनका एरर जो है वो मौजूद रहा, और वो एरर हमारे पास क्या है, जो एरर हमारे पास है लिखा हुआ वो ये है जी हमारे पास इन दोनों के दरमियान में 0.0004। इसी तरह बाकी है, बाकी को भी आप जो है वो इसी तरह देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश तो की है कि ये आपको जो है मालूम हो जाए कि हमारे पास क्या कहते हैं इनके दरमियान एरर कितना है। यानी अब A4 और E4, A4 और E4 के दरमियान एरर जो है वो हमारे पास क्या है, जो कि हमने वहाँ लास्ट कॉलम के अंदर एब्सोल्यूट एरर के नाम से किया था, वो ये है। यानी इनके दरमियान मकसद ये है कि ये डाइवर्स कर गया, A4 को ना E4 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, दोनों को मिल जाना चाहिए था। A4 के साथ, A3 E3 के साथ मिलना चाहिए था, कोइंसाइड होना चाहिए था, ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी। यानी पोजीशन ई पर आनी चाहिए थे, ईज जितने भी मैंने लिखे यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारे एज हैं वो न्यूमेरिकल मेथड की टेक्निक से मालूम हुए, लिहाजा उन्होंने एरर दिया। एरर की देने की वजूहात क्या थी, एरर देने की वजूहात ये थी कि हमने ये जो वैल्यूज निकाली हैं वो हमने अप्रोक्सीमेट निकाली हैं। यानी कि ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये सारी वैल्यूज हमने जो ए में निकाली हैं वो सारी अप्रोक्सीमेट है, यानी वो 4 डेसिमल तक की लिखी हुई हैं। अगर ये पता नहीं ये 10,000 डेसिमल तक जा रही थी आगे, यानी अगले डिजिट जो से थे वो 10,000 डेसिमल तक आपके पास जा रहे थे, और हमने सिर्फ 4 लिखे और उनको राउंड अप किया, वो एरर जनरेट होना था। उस एरर की रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, ये हमारे पास इसके अंदर इस जगह पर हमारे पास क्या कहते हैं ये निकलना शुरू हो गया एरर हमारे पास। कभी वो आया यहाँ पर A1 और E1 के दरमियान आया 0.002, फिर हमारे पास A2 और E2 के दरमियान आया वो एरर हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल टेक्निक से मालूम हुए और हमने डेसिमल छोड़े, उसके दरमियान एरर आया 0.00049। इसी तरह हमारे पास A3 और E3, यानी E3 पे आना चाहिए था A3 को, वो चेंज हो गया और 0.00071 आया। इसी तरह A4 को E4 की जगह आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा, एक बात गौर कर लें कि E4 को A4 पे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं मैं कह रहा।
मैं कह रहा हूँ A4 को मूव करके आपके पास E4 पे जाना चाहिए था, और वो नहीं किया। और ना जाने पर क्यों नहीं किया, उसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह हमारे पास ये है कि एक जो सा है वो ट्रंकेशंस हुई है। दूसरा, हम जो सा है ना, ऐसी डिफरेंशियल क्वेश्चंस जो सॉल्वेबल नहीं थी, उसका ग्राफ निकालना हमारे लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन ये हमारे लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस ने आयलर मेथड के अंदर इसको निकाल दिया। तो लिहाजा हम कहते हैं इस एरर के साथ भी हम काम करेंगे, क्योंकि ऐसी कई हजार लाखों करोड़ों डिफरेंशियल क्वेश्चन है जिसमें जिनसे है आप अपने पुराने मेथड यानी बर्नौली से, लीनियर इनवाइस से, लीनियर इंडेक्स से, होमोजीनियस से, आप नॉन रिड्यूसेबल होमोजीनियस क्वेश्चन से, और उसके अलावा एग्जैक्ट से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों इन्फिनिट डिफरेंशियल क्वेश्चन है। तो लेकिन ये हमें उसके करीब तरीन रिजल्ट दे रहा है। यानी करीब तरीन से क्या हमारा E4 एग्जैक्ट है, E3 एग्जैक्ट है, लेकिन उसके करीब चला गया ये हमारे पास A3। E4 एग्जैक्ट था, A4 जो कि हमने आयलर मेथड से मालूम किया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे निकाली थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो उसके अंदर ये हमारे पास आ गया। लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये हमें ये मेथड इख्तियार कर लेना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हमें कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व ही ना करनी आए, यानी हमारे वो मेथड में से ही ना हो जो मैंने भी बताया, बर्नौली और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो हमें लाजमी तौर पर हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो कोई ना कोई तो हमारे लिए काम करे, चाहे वो एरर के साथ काम करे। एरर का मतलब है कि किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है, या 1 करोड़ रुपए किसी को आपने उधार देना है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी को उधार देना है, आप उसके आपके पास हो गए जी 1 करोड़ -1, 1 रुपए कम है आपके पास। अब जनाबली क्या कहती हैं, वो जिसने उधार लेना है वो ये कहेगा कि भाई मेरे, आप मुझे फौरी तौर पर जो है ना 1 करोड़ -1 रुपीज दे दे जी। और लेकिन आप ये जिद करें नहीं जी मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो उसका तो काम रुक गया, 1 रुपए की हैसियत ही कुछ नहीं। लेकिन इसी तरह ये एरर बाज़ औक़ात कोई हैसियत नहीं रखते। यहाँ पर ये जो एरर हमने यहाँ निकाले, इन एरर की कोई हैसियत नहीं। इसी तरह हमने A4 में निकाला जो कि 0.0104 है। इसी तरह हमने यहाँ पर ये A6 था, और E6, क्योंकि मेरे इंडेक्स ज़रा गलत हो गए, यहाँ पर A5 था, E5 है। आप सही कर लेना, ये A6 है, तो उसमें एरर 0.0115। उस आदमी को ये कबूल है जो 1 करोड़ -1 रुपीज लेना, जिसने उधार लेना है, बजाय इसके कि वो उस आदमी से ये कहे कि जी आप जो सा है जिद पे बैठ जाएं कि जी नहीं 1 रुपए जो सा पूरा होगा तो मैं इसको दूंगा, वरना नहीं। यानी अब हमारे पास जो एरर आए, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास यकीनन इससे मुराद है। तो एरर जो से है वो हमारे पास ये है, एक 0 पॉइंट ये हमारे पास आया A1 और E1 में, और फिर उसके बाद ये एक हमारे पास आया A2 में 0.00049, और ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे तो वैल्यूज जो सी है सारी ऊपर ही गई हैं। 0.0001 हमारे पास आया, फिर उसके बाद ये एरर हमारे पास आया A4 E4 के दरमियान, और ये एरर हमारे पास आया 0.0104 में A4 में, और उसके बाद ये एरर हमारे पास आया। ये सारे एरर हमारे पास इसके अंदर आए, और हम इस एरर के साथ इस ग्राफ को कबूल करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअल हमारा यहाँ पे जो है एग्जैक्ट ग्राफ के करीब होना था, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ ना भी हासिल हो तो हम जो है इस बात के ऊपर जो है जिद नहीं करेंगे कि हम एग्जैक्ट ग्राफ होगा तो हम सवाल को हल करेंगे, वरना नहीं। ये देखें जी, हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर A1 को ज्वाइन कर रहे हैं A2 से, A1 को A2 से ज्वाइन कर रहे हैं। कोशिश है मेरी आप सही कर लेना, A3 को, फिर उसके बाद A4 को, यानी ये अप्रोक्सीमेट हम ग्राफ को रख रहे हैं। ये A5 था, और ये हमारे पास A6 है। ये हमारे पास क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट एरर, हमने जो है वो फाइंड आउट किया, यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के तहत ये हमने जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में काम करते हुए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि dy/dx इज इक्वल टू -2xy² है, उसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो है वो ये है हमारे पास, ये इसका ग्राफ है। अब हम जो है ना जो एग्जैक्ट ग्राफ था उसको देखते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ E1 को, अब हमें ये ईज जितने भी ई हैं उन सब को हम जो है एग्जैक्ट ग्राफ से ताबीर करते हैं। तो E1
यहाँ से मिलाया, फिर उसके बाद E3 को मिलाया, ज्वाइन किया, E3 से E4 ज्वाइन किया, E4 से E5 ज्वाइन किया जो कि E5 है और यहाँ पे लिखना था, और फिर E6 ज्वाइन किया। अब ये देखें जो ग्रीन कलर की लाइन है, यानी आपके पास जो ग्रीन कलर की लाइन हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास क्या कहते हैं थोड़ी नीचे है, थोड़ी नीचे हमारे पास जा रही है। यानी कि इसको यहाँ होना चाहिए था रेड कलर की लाइन को, रेड कलर, और रेड कलर की लाइन जो सी है वो यहाँ पर इसके ओवरलैप होनी चाहिए थी। जितनी ज्यादा ओवरलैप होगी उतना ज्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा। इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ना वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो व्हाइट कलर का स्पेस हमारे पास आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये, हाँ, ये एरर है, ये वाली एरर है। ये यहाँ पर जिनमें से हमने पॉइंट वाइज जो सी है वो एरर को ढूंढ पाया, सारों को नहीं ढूंढा। और दूसरी बात ये है, एक बात और बड़ी गौर करने वाली है, वो ये है, यानी कि हमें रेड कलर की लाइन को ओवरलैपिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना बेहतर होगा। ये पॉसिबिलिटी कब है? अब दूसरा सवाल ये है कि ये रेड कलर की लाइन यानी जो कि अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, और ग्रीन कलर की लाइन जो कि एग्जैक्ट ग्राफ है, इन रेड कलर की लाइन को ओवरलैप करना चाहिए था इसके ऊपर, ई पर, यानी एग्जैक्ट पर, ग्रीन कलर की लाइन पर, एग्जैक्ट के ऊपर। लेकिन एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट ने रेड पर नहीं जाना है, ये बात ध्यान में रहे। अप्रोक्सीमेट रेड ने ग्रीन के ऊपर ओवरलैप करना है, तो ग्रीन ने इसके ऊपर ओवरलैप करना है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरा इन पॉइंट्स की तरफ गौर करें कि हमारे पास ये देखें, ये 0.05 ये हमारे पास है जी। इसके अंदर ये पॉइंट जो हमारे पास है ये बहुत क्लोज है, ये बहुत, इसमें एच की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, ये देखिए 0.05, इस ये भी बहुत क्लोज है, और ये भी बहुत क्लोज है, ये सारे बहुत क्लोज हैं। अगर आप एक्चुअल ग्राफ बनाएं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो तकरीबन एक बॉक्स के अंदर ही आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि हो सकता है बहुत करीब, बहुत ही करीब हमारे पास हो गए। इस करीब होने की वजह, जितने ज्यादा ये करीब है, यानी ये हमारे पास एच की वैल्यू जो हमारे पास इस सवाल के अंदर गिवन थी वो हमारे पास थी H इज इक्वल टू हमारे पास था 0. हमारे पास 0.05। मैं ये कह रहा हूँ ये जितनी भी H0 हमारे पास हैं, H यानी जितने भी हमारे पास ये H आए हैं, ये हमारे पास ये 0, एक हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। 0.05 से जंप 0.1 है जो कि बहुत छोटा है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। H इज इक्वल 0.05। फिर 0.5 से जो डिस्टेंस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्मॉलर है, यानी इन सब के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर स्मॉलर है, क्योंकि 0.05 एक छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर आप और फाइन करना चाहते हैं ग्राफ को, बेहतर करना चाहते हैं या खराब करना चाहते हैं, दोनों सूरत, मैंने लफ्ज जान के ये इस्तेमाल किया खराब करना चाहते हैं, और मैंने ये जान के लफ्ज ये इस्तेमाल किया कि बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जो डिस्टेंसेस है ना इनके दरमियान जिसमें जंप एच का है, एच हमारे पास जंप है, तो एच को जो सा है ना वो कम कर दें, लेस कर दें अगर फाइन करना चाहते हैं। मतलब एच की वैल्यू हमने जो ली है यहाँ पर, इसके अंदर एच की वैल्यू हमने पहले ली थी 0.05। मैं ये कहता हूँ कि आप एच की वैल्यू जो है ना वो आप और कम कर दें। किस तरह कम करेंगे जी? आप इस तरह करें कि 5 मल्टीप्लाई, आप जो है यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मल्टीप्लाई यानी ये हमारे पास मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर, यानी आप यूँ देखें कि इसको यूँ लिखना चूंकि मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ तो यकीनन आप तक पहुँच रही है। तो 10 रेस टू पावर आप जो है यहाँ पर माइनस जो है वो आप इस्तेमाल कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे भी ज़्यादा कर लें, बहुत कम करें। अब ये जो वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 0 0 जितने मर्जी जीरो डाल लें, ये तो एज कंपेयर टू जो है H इज इक्वल टू 0.1 से बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि ये वैल्यूज जो हमारे पास ये है H इज इक्वल टू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे जीरोस, ये वैल्यूज हमारे पास क्या कहते हैं इसके मुकाबले में
बहुत जो सा है वो हमारे पास कम है। किसके मुकाबले में भी? ये एच की ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के मुकाबले में बहुत कम है। अगर ये वैल्यू हमारे पास कम है तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस पे काम करें। अगर ये रेड कलर की जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास ग्राफ है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, वो ओवरलैप कर जाए इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी ग्रीन कलर के ऊपर करीब तरीन हो जाए, बहुत करीब तरीन हो जाए, जितना करीब कर सकते हैं सोच सकते हैं, तो आपको एच की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी। एच मिनिमम होगा तो ये ग्राफ ओवरलैप हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह तो फिर ये पॉइंट भी बहुत करीब आ जाएंगे, 0.05 और 0.1 और 0.15 हमारे पास होगा, और 0.2 और 0.25 हमारे पास, इसी तरह 0.3 हमारे पास होगा। लिहाजा हमारा टारगेट जो था वो यही था कि इस ग्राफ को जो हमने न्यूमेरिकल टेक्निक सप्लाई की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस के अंदर, वो जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे ये सब में ऐसे ही है। पहली बात तो ये डिस्कशन एक दफा करनी हमें बहुत जरूरी थी। इन सब के अंदर ये हमें चाहिए जो रेड कलर का अप्रोक्सीमेट हमारे पास है, रेड कलर का अप्रोक्सीमेट ग्राफ, वो ओवरलैप करे हमारे पास एग्जैक्ट ई से जो स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जैक्ट जो ग्रीन कलर का है एग्जैक्ट के ऊपर ओवरलैप कर दे जितना कर सके। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, अगर ये ऐसा मुमकिन हो जाए तो उस ग्राफ, उस अप्रोक्सीमेट ग्राफ यानी रेड कलर के ग्राफ को हम कहेंगे इट इज द बेस्ट ग्राफ, अदरवाइज इट इज नॉट ए बेस्ट ग्राफ। अगर अगर आप यूं करते हैं कि एच की वैल्यू ना हम यहाँ से 5 करोड़ रख लेते हैं, मैं 5 करोड़ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 5 × 10⁻⁵ तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, यानी जीरो से फिर एकदम मुझे 5 करोड़ जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं 5 करोड़ की तरफ जाऊंगा ये ग्राफ बिगड़ जाएगा। ये ग्राफ जो सा रेड कलर का ग्राफ है ये बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप दूर कैसे चला जाएगा? पहले वैल्यू ली फॉर एग्जांपल 0.05 पर, वो यहां पर आ गई इसके ऊपर, यानी इस लाइन में आ गई। चले जी बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये हमारे पास इस लाइन में आ गई। अब मैंने मिसाल का 5 करोड़ लेना है। दूसरा पॉइंट यानी A1 के बाद मैंने A2 लेना है। A2 पॉइंट यानी कि A2 पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे लेना है A2 पॉइंट। और A2 पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि वो एक 5 करोड़ के ऊपर है। आप ये हिसाब लगाएं कि वो हमारे पास यहाँ कहीं जो है ना इधर कहीं नजर आएगा, बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके। ये इस तरह का नहीं नजर आएगा कि A1 के करीब ही A2 मिल जाए आपको, यूं नहीं होगा, बल्कि वो A2 जो है बहुत दूर, मिसाल के तौर पर वहां यहाँ चला जाते हैं। ये हमारे पास इस लाइन में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि ये दोनों लाइनें, यानी कि आपके पास ये दोनों लाइनें, यानी कि ये लाइंस हमारे पास क्या कहते हैं, ये लाइन और ये लाइन का A2 हमारे पास जो यहाँ पड़ा हुआ होगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो दरमियान में इतना बड़ा गैप होगा कि वो हमारे पास क्या कहते हैं बेहतर ग्राफ नहीं होगा। बेहतर ग्राफ करने के लिए ये याद रखना कि दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, जैसा कि यहाँ पे जो है 0.05 है और 0.1, ये तकरीबन बहुत क्लोज है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट आ जाता तो ये और ज्यादा क्लोज हो जाते, और ये इसमें एक नुकसान और भी होगा। वो क्या होगा कि आपका कैलकुलेटर शायद आपका साथ ही ना दे। जब आप 5 × 10⁻⁴ जो है वो इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 0 0 हमारे पास होंगे, तो इस पे तो कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन बंद कर देनी जो हमने एच शुरू से करना है, यानी जो हमने लेक्चर नंबर 1 आइलर्स मेथड में काम किया है उसके अंदर तो जो सा वो हमारे पास काम छोड़ देगा वो हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, लिहाजा उसमें मैनुअल काम करना पड़ेगा, और मैनुअल काम करना पड़ेगा और खुद जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान तभी तो सुपर है कि कैलकुलेटर और मशीनें एक जगह जाके स्टॉप हो जाती है। कैलकुलेटर यहाँ आगे स्टॉप हो जाएगा इस कैलकुलेशन के ऊपर। अगर यही सवाल जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में किया, मैं एच की वैल्यू 0.05 लेने की बजाय ये ले लूं, तो मेरा साथ कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कहते हैं कि आप मैनुअल काम करें और क्लोज करें। एच की वैल्यू जितनी क्लोज होगी, ये 0.1 यहाँ आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा। जब ये यहाँ क्लोज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये A1 के करीब फौरन A2 आएगा। A2 बिल्कुल साथ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा। जैसे ही हम ये वैल्यूज एच पे काम करेंगे तो A2 भी इसके क्लोज हो जाएगा यहाँ जाके। और दो जितने क्लोज पॉइंट्स होंगे उनके गिर्द ग्राफ को ड्रा करना हमारे लिए बड़ा आसान है।
तीसरी चीज जो मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर थोड़ी सी डिस्कस की थी कि आपका ग्राफ एक खास इंटरवल के अंदर डिस्कशन पर है। आपका ग्राफ जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं मुकम्मल ग्राफ नहीं है। यानी कि मुकम्मल ये ना समझा जाए कि जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू की थी हमने डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2xy² वो मुकम्मल हमने सवाल हल कर लिया। नहीं, ये ग्राफ हमारे पास मुकम्मल नहीं है। ये यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल तक है 0.3 तक, और बाकी जो से हैं यानी कि ग्राफ का बाकी हिस्सा जो कि मिसाल के तौर पर ये हिस्सा है 0.3 से ऑनवर्ड, तो वो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पर इधर भी नहीं है कि यहाँ पर जो है ग्राफ की क्या पोजीशन है, ये नहीं है हमारे पास। अगर आप करना चाहें तो आप जो है उसके अंदर कर सकते हैं अपना मजीद आइट्रेशंस करें। और उसके बाद ये भी नहीं है, जरा ये भी गौर करना 0.05 के यहाँ से, सॉरी ये देखें यहाँ से ग्राफ का कुछ पता नहीं है। मैंने इसमें जीरो का जो है ना वो शामिल, ये इसका ग्राफ का हमें कुछ भी नहीं पता कि जी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन चूंकि ये जीरो जो है ना ये जीरो दिया हुआ था इसने, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही कि इसको 0.1 यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता था 0.1, लेकिन वो तो एग्जैक्ट से शुरू होता ना, हमें चाहिए था अप्रोक्सीमेट से 0.1। मैंने पहले भी बताया था इसी लेक्चर के अंदर 0.1 एक्चुअल एग्जैक्ट का पॉइंट है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वन आ जाएगा जो कि इसके सामने आएगा क्योंकि वन हमने यहाँ पे लिया हुआ था। ये वन हमारे पास, ये वन यूं आना है इस तरह, यहाँ पे ये वन की वाई इज इक्वल टू वन की लाइन ये बननी है हमारे पास इस तरह, वाई इज इक्वल टू वन की लाइन यूं बननी है। यानी ये आपके पास क्या कहते हैं वाई इज इक्वल टू वन, ये वन आ गया हमारे पास, फिर इसकी ये लाइन यूं चलती रहेगी। तो 0.1 जो है ना वो इधर है, यहाँ पर ये पॉइंट है जो मैं छोटा सा जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास 0.1 है। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं अब ये ग्राफ हमने हासिल कर लिया और 0.1 को हमने बाहर निकाल दिया जो हमारी शुरू के अंदर वैल्यूज दी थी, बाकी के दरमियान ग्राफ किया और 0.5 से लेकर 0.3 तक हमने जो है इसको हल किया। 0 पॉइंट अगर 0.5 से लेके 0.3 तक हल किया और इसको जो है हमने सवाल को ख़त्म यहाँ पे करते हैं। ये आइलर मेथड की मदद से हमारे पास ये ग्राफ हासिल हुआ जो रेड कलर का ग्राफ था। ग्रीन कलर का ग्राफ से हमें कोई दिलचस्पी नहीं। पहले सुन लें, हमें जो दिलचस्पी है वो रेड कलर के ग्राफ से है कि वो अप्रोक्सीमेट कैसे आया, क्योंकि मैं आपके सामने इंशाल्लाह एक लेक्चर ऐसा भी रखूंगा जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हमारे प्रीवियस मेथड से, यानी वो बर्नौली से और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, और उसके अलावा जो है हमारे पास होमोजीनियस से नहीं हल होती। तो जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से ही हल होंगी। तो इस वजह से फिर हमने जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये तो सिर्फ कंपैरिजन है ग्रीन कलर का ग्राफ, और जो है ग्रीन कलर के साथ कंपैरिजन हमारे पास है कि हम कितनी दूरी पर वाक़या हुए हैं। इंशाल्लाह जी बाकी हम जो है मैट लैब के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। आप ज़रूर कीजिएगा मैट लैब के अंदर, और कोशिश होगी कि मैं भी आपको करके दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।